Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की जो ताजा खबरें होती हैं वो डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। जी शुक्रिया। वेलकम डॉक्टर शर्मा। थैंक यू, शुक्रिया। चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां। Benchmark domestic indices rise nearly 1%. Sensex gains 640 points. Nifty settles above 24,250. Centre invokes Essential Commodities Act to regulate and maintain natural gas supply for priority sectors amid West Asia crisis. And global crude oil prices retreat after massive surge in previous session. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आया लगभग 1% का उछाल। सेंसेक्स 640 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,250 पर बंद हुआ। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण नेचुरल गैस की निर्बाध सप्लाई के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया। और पिछले सत्र में भारी उछाल के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. श्रोताओं, आइए जाने कि आज हमारे शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। लगातार 2 सत्रों की भारी गिरावट के बाद आज देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में तेजी आई और लगभग 1% की वृद्धि हुई। सेंसेक्स 640 अंक बढ़कर 78,206 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 234 अंक बढ़कर 24,262 पर स्थिर रहा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और पश्चिम एशिया में संघर्ष को लेकर सकारात्मक रुझानों के कारण बाजार में आज लिवाली हुई। Benchmark domestic equity indices rebounded today, closing nearly 1% higher after witnessing 2 consecutive sessions of steep losses. The Sensex jumped 640 points to close at 78,206, while the Nifty advanced by 234 points to settle at 24,262. The selling pressure eased as crude oil prices fell and global markets recovered on hopes that the conflict in West Asia may ease soon. श्रोताओं, सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई। मुनाफे में रहे शेयरों में सर्वप्रथम महिंद्रा एंड महिंद्रा लगभग 3.7%, इंडिगो लगभग 3.5% और मारुति के शेयर 2.9% से अधिक बढ़े। वहीं अगर बात घाटे में रहे शेयरों की करें तो इटर्नल 1.5%, इन्फोसिस 1.4% से अधिक और रिलायंस के शेयर लगभग 1.1% गिरे। Among the sectoral indices of the BSE, 21 out of 25 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, auto advanced over 2.9%, consumer durables rose 2.6%, and services added over 2.3%. The laggards included IT as well as oil and gas, which dipped over 0.2%. Energy fell nearly 0.2% and focused IT slipped marginally. The overall market breadth of the BSE was positive as shares of 3,103 companies advanced, 1,175 declined and 142 remained unchanged. आइए अब जाने रुपए की चाल। तो श्रोताओं, आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 53 पैसे मजबूत होकर अपने सबसे निचले स्तर 91 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 98.66 पर कारोबार कर रहा था। डॉक्टर शर्मा, सुसुप्त अवस्था में अभी कुछ
सेशंस हमारा बाजार रहा, सोया हुआ बाजार, और आज हमने एकदम से स्फूर्ति देखी, आज हमने देखा कि बाजार फिर हरे में है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बाजार के बारे में ये बताना चाहता हूं कि बहुत ही वॉलेटाइल कंडीशन है। हाँ जी। और पीछे जो हम कुछ सेशंस में देख रहे हैं कि एक सेशन बहुत ही हरियाली दिखाता है, जैसे आपने बताया कि एक बहुत ही रेड जोन में चला जाता है। तो इस तरीके से हर एक दिन बुल्स एंड बियर्स का होता है, सेंटिमेंट ड्रिवन। खास करके जो अनाउंसमेंट आती है ट्रंप साहब की तरफ से, उसके ऊपर निर्भर करता है। पहले उन्होंने बोला कि जो युद्ध है वो अभी लंबा चलेगा, युद्ध जो है वो 4-5 हफ्ते चल सकता है, तो बाजार में गिरावट आई। उसके बाद उन्होंने बोला कि शायद ये सितंबर तक खिंच सकता है, तो उसके बाद बाजार में जोरदार गिरावट हुई और गिरावट हुई। उसके बाद अभी उन्होंने बोला कि ये युद्ध शायद बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद बाजार में एक बहुत हरियाली देखी गई कि क्योंकि बाजार का रुख जो है वो टोटली जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरनेशनल जो सेंटिमेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी तरफ से जो हमारे पॉजिटिव्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, उनका कोई अभी उतना असर नहीं है, वो एक रेजिलियंस दे रहे हैं हमारे बाजार को। लेकिन जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो न्यूज बेस्ड अनाउंसमेंट्स हैं, जो कभी क्रूड को लेके या फिर कभी बाजार की इसकी जो युद्ध की अवधि कितनी रहेगी, उसके ऊपर बाजार का सेंटीमेंट टिका हुआ है कि जल्द खत्म होगा या बहुत देर में खत्म होगा। लेकिन देख के जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि शायद अभी ट्रंप साहब जो है वो युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा एक निचोड़ सामने आ रहा है जो वार्तालाप है उसमें से। मगर अगर हम अभी चल रहे हालातों की बात करें, अब आगे की बात तो हम लोग अभी नहीं मतलब कि बता पाएंगे, लेकिन अभी की जो हालिया जो मौजूद स्थिति है उसमें अगर हम देखें तो युद्ध को लेकर के हमारे भारतीय जो सेक्टर्स हैं, क्षेत्र विशेष की अगर मैं बात करूं तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है, या यूं कहिए कि जिनको सबसे ज्यादा प्रभाव झेलने को पड़ा इस युद्ध के कारण? ठीक है, जो हमारा ज्यादातर ट्रेड है जो हम मिडल ईस्ट के साथ करते हैं, तो उनमें फूड प्रोडक्ट्स का काफी अच्छा डोमिनेंस है, उनमें जो टेक्सटाइल्स हैं उनका अच्छा डोमिनेंस है, फार्मास्यूटिकल का काफी अच्छा डोमिनेंस है। तो क्योंकि काफी दिनों से जो कंटेनर्स हैं वो उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो स्टक हो गए हैं कहीं ना कहीं पे, तो इसका प्रभाव जो है इन सेक्टर्स के ऊपर जरूर हमें आने वाले टाइम में दिखाई देगा। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट को लेके चलें कि जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, खास करके जो फर्टिलाइजर्स के लिए और जो क्रूड के लिए खास करके, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो जितना कल एक उसमें थे, एक बहुत तेज गति से आगे भागे थे, या फिर उनमें एक स्टेडी रेजिलियंस थी, तो लेकिन आज उतना ही वो इम्पैक्टेड थे, क्योंकि अनाउंसमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि युद्ध की अवधि कैसी रहेगी, वो सब कुछ को लेके ही बाजार अपना रुख बना रहा है। लेकिन कुल मिला के जो सेक्टर्स हैं वो सभी सेक्टर्स, वैसे तो जब ऐसी स्थिति होती है तो इम्पैक्ट तो सबके ऊपर आता है, लेकिन जो ज्यादातर हमारा ट्रेड जो मिडिल ईस्ट के साथ है उनके ऊपर कुछ ज्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो ट्रेड है वो नहीं हो पा रहा है अभी। डॉक्टर शर्मा, वैसे तो आज मार्केट ने अंगड़ाई ली है, 2-3 दिनों पर हम ये देख पाते हैं कि 2 दिन मार्केट गिर जाता है और फिर एक दिन हम देखते हैं कि फिर वो उठ जाता है, तो बहुत सर्टेनली तो हम इस पर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको ये लगता है कि मार्केट किसी तरीके की मतलब टेक्निकल करेक्शन की जोन में चला गया है? क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि टेक्निकल करेक्शन के जोन में है। मार्केट में एक बहुत तेज गति की संभावना है, बनी हुई है। अच्छा। और जब अभी हमारे रिसेंट नंबर्स आए, जब हमारे जीडीपी नंबर्स आए हैं, जहां पे हमने एक ग्रेट गंगहो क्रिएट किया, जो अभी का एवरेज जो है, इस वर्ष भी हम 7.6% पे ग्रो कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज है। डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स जो ग्लोबल लेवल पे हम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी हम 6.7% पे ग्रो करेंगे। और न्यू सीरीज के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट नंबर्स हैं, जो पिछले वर्ष में 7.1, उससे पहले 7.2 के आंकड़े आए हैं, 7% से ऊपर ही हमारा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का बना हुआ है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है
और मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज गति में है। पीएमआई बहुत अच्छा हमारा परफॉर्म कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। तो सभी फंडामेंटल्स को लेके आपने देखा होगा मार्केट्स शार्पली ऊपर जा रही थी, मार्केट्स न्यू हाईज के आसपास थी, तो करेक्शन की कोई बात ही नहीं थी। ये एकदम से तब शुरू हुआ जब इसमें ईरान में और यूएस में टसल शुरू हुई, जब उन्होंने टाइम दिया कि हम कुछ समय आपको देते हैं। उसके बाद सडनली हमने देखा कि जो एस्केलेशन शुरू हो गई है, तो उसके बाद मार्केट्स ने बहुत उसको उस तरीके से एक नेगेटिव जोन में मार्केट्स ने अपना रुख बनाया। तो लेकिन इसका ये नहीं है कि टेक्निकली कुछ ऐसा करेक्शन है कि मार्केट को करेक्ट होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट्स को अगर आप देखेंगे कि बहुत ही रेजिलियंट शो कर रही हैं। अभी भी जो एक सेंटिमेंटल प्रभाव आता है, जैसे कल हम देख रहे थे कि निफ्टी जो है वो लगभग कोई 800-900 पॉइंट्स नीचे चल रहा था मेन मार्केट खुलने से पहले, जो SGX निफ्टी है, जो गिफ्ट निफ्टी जो है। तो उसके बाद हमने देखा कि जो एंड ऑफ द डे जो क्लोज हुआ वो लगभग कोई 350-400 मार्क पे जाके ही वो नेगेटिव क्लोज हुआ। तो एक अच्छी रिकवरी हुई, मतलब जो लो बनाया था उसने उसे। तो इसका मतलब है कि जो मार्केट में एक जो रेजिलियंस है वो अभी भी बनी हुई है। मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी सी बात हुई और मार्केट ने जाके एक अपना लो बनाया और वहीं पे जाके सेटल हो गई। मार्केट्स एकदम से रिकवर भी कर रही हैं, बाइंग भी आ रही है मार्केट में, उस तरीके से लोग अपना पोर्टफोलियो भी बिल्डअप कर रहे हैं। तो एक मार्केट में मिक्स्ड एक स्ट्रक्चर है अभी, जिसको मैं कहूंगा कि लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसका गिरावट में अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। वो क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि उनको आगे का जो सिनेरियो है बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि हम एक बहुत अच्छी तेज गति से ग्रो करने वाले हैं। क्योंकि जो अगले साल के नंबर भी हैं, जो 26-27 के नंबर हैं जीडीपी के, बहुत ही वो एक ऑप्टिमिस्टिक नंबर हैं, स्ट्रांग नंबर्स हैं कि हम लगभग कोई 7.3-7.4% पे ग्रो करेंगे अगले साल भी, मतलब 7% से ऊपर ही ग्रो करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार आप कंटिन्यूअसली एक हाई जोन पे ग्रो कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो इन सब चीजों को देख के ही मार्केट में जब करेक्शन आती है तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। So, Dr. Sharma, India's volatility index today cooled off sharply after Monday's spike. Does this volatility compression suggest that the market is complacent about further geopolitical surprises, or is it simply reflecting an orderly repositioning after Trump's latest statement? Yes, very good question. Markets are very intelligent actually. Markets observe each and everything happening at the global level or at the domestic level or at this problematic zone, Middle East. So markets are observing that the fundamentals are very strong. If there are some corrections, then the investors comes forward to buy, and they are looking ahead for the growth trajectory of Indian economy, benign inflation conditions, strong manufacturing sector, and great growth of many promising sectors of the Indian economy. So that's why the corrections are not that much dominating the market, or the international news, negative news are not dominating the market. Buying comes immediately after the correction from the international sentiments. So that is the, I believe, behavior of the market, that investors are strongly believing on the market, to look at the numbers and to look at the futuristic scenario. So I think this is the reflection and resilience of the stock market. And also today the President Trump has hinted at easing some oil sanctions and escorting tankers through the Strait of Hormuz to stabilize supplies. If that actually plays out, do you see that in the coming days the Indian stocks are going to go higher and higher? There will be a strong rally in the Indian market, because markets were hovering at around the all-time high numbers, with the support of data, with the support of the recent GDP numbers, with the support of the new series of the GDP numbers, that markets were taking this very positively, that we will grow at say 7.6% for the current year, because earlier estimates were at 7.4% by Reserve Bank of India. So the new series increased this number to 7.6%, and for the next year also more than 7%. So I think markets hold strong potential to move forward and to become strong and resilient at all-time high, with the
settlement of this quagmire in the Middle East. Okay. So that is my... so if take. this conflict truly moves towards a negotiated end game, which Right. seems to be, and that is what President Trump also mentioned, which sectors in India should investors rotate into first? Rate sensitives like banks and autos, or the global cyclicals like the IT and metals, or domestic plays like cement and infra? I am more optimistic and strong about the infrastructure sector because this is our backbone and this is our resilience, because we have to develop our infrastructures to move forward towards Viksit Bharat. And second, there will be strong demand in the other countries also because of this damage and destruction in the Middle East. So, and the pharmaceutical IT, I am believing on IT also, though there is a strong deceleration, but going forward there will be a great rebound in the IT sector in the coming times. I believe that is my view actually. जी जी श्रोताओं, डॉक्टर शर्मा से हम और भी सवाल लेंगे, मगर उससे पहले आइए रुख करें एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांक सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। बढ़त की हरी झंडी लिए दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.3% से अधिक, जापान का निकेई लगभग 2.9%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक लगभग 2.2%, साथ ही चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.6% से अधिक की वृद्धि हुई। आज अगर प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की बात करें तो इनमें भी तेजी देखी गई। जर्मनी का डैक्स 2% से अधिक, फ्रांस का कैक लगभग 1.5% और लंदन का फुट्सी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 1.4% से अधिक ऊपर कारोबार करता नजर आया। Wall Street stocks clawed back from a steep sell-off to close higher yesterday, staging a final hour rebound after US President Donald Trump suggested the US-Iran conflict could be nearing an end. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index surged almost 1.4%, the S&P 500 rose over 0.8%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.5%. Now, this seems to be a good positive things happening, yes. positives happening in the US market as well. Will this percolate down to us as well? I don't see that this is going to create any volatility or some confusion. But we have to wait and watch for the next few days so that this becomes strong and this becomes actual to support our resilience of the market. Okay. Moving on, amid the prevailing situation in West Asia, the Centre has invoked the Essential Commodities Act 1955 to regulate the production, maintain supply, equitable distribution and availability of natural gas for priority sectors. As per a notification of the Petroleum and Natural Gas Ministry, the priority of supply of natural gas has been given to sectors including domestic piped natural gas supply, compressed natural gas for transport, LPG production, including LPG shrinkage requirements, and pipeline compressor fuel and other essential pipeline operational requirements. A report. The order further states that the government shall ensure supply of natural gas to the fertilizer plants on 70% of their past 6-month average gas consumption, subject to operational availability. It added that gas marketing entities shall ensure that gas supply to tea industries, manufacturing and other industrial consumers supplied through the national gas grid is maintained at 80% of their past 6-month average gas consumption, subject to operational availability. The order also said that all city gas distribution entities shall ensure that industrial and commercial consumers supplied through their networks receive 80% of their past 6-month average gas consumption, subject to operational availability. With Sakleen Akhtar, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today assured that there is no energy shortage for domestic consumers in India and there is no reason to panic. In a social media post, Mr. Puri stressed that India's energy imports are continuing to flow in from different sources and routes. Mutual
म्यूचुअल फंड उद्योग में मासिक आधार पर फरवरी माह में लगभग 40% की गिरावट दर्ज की गई और ये 94,530 करोड़ रुपए रहा। वहीं एसआईपी के माध्यम से मासिक निवेश में भी लगभग 4% की कमी आई। गिरावट के बावजूद एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी के अंत तक म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल संपत्ति 82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश जनवरी के महीने में 24,029 करोड़ रुपए से बढ़कर फरवरी में 8% से अधिक की वृद्धि के साथ 25,978 करोड़ रुपए हुआ। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में निवेश 1,043 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,987 करोड़ रुपए हो गया। वहीं डेट फंड में भी इसी अवधि के दौरान 74,827 करोड़ रुपए से घटकर 42,106 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ में भी 78% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई और ये फरवरी में घटकर 5,255 करोड़ रुपए रह गया। डॉक्टर शर्मा। जी बिल्कुल प्राची, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो गोल्ड में जो ईटीएफ में तो लगभग हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो निवेश है वो डबल से भी ज्यादा हुआ है पहले की तुलना में, और मैं ये समझता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ग्लोबली बहुत ही अनरेस्ट है। कभी किसी खिते में कुछ अनरेस्ट होती है, कभी किसी में, तो उसका सीधा प्रभाव जो है वो सेफ हेवंस की तरफ जाता है, गोल्ड की तरफ जाता है। और जो अभी एक स्टेबिलिटी या फिर एक हम कंसोलिडेशन गोल्ड में देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि गोल्ड ने इतना हाइक होने के बाद भी हायर लेवल पे ही जाके कंसोलिडेट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड जहां से शुरू हुआ था लगभग कोई 70-80 हजार पर 10 ग्राम से शुरू होकर जाके 170 को टच करके फिर नाउ कंसोलिडेटिंग एट अराउंड 160, तो एक हायर लेवल पे ही कंसोलिडेट किया। तो आने वाले टाइम में जो आगे की उम्मीद है तो इसमें एक और बढ़ोतरी, बहुत इसमें तेज गति आने की उम्मीद यहां से बनती है कि जो हाई लेवल पे ही अपर लेवल पे जाके कंसोलिडेशन हुई। तो आई एम वेरी positive about the gold trajectory. Dr. Sharma, I just wanted to go back to Petroleum and Natural Gas Minister's assurance that there is no energy shortage for domestic consumers in India and that the government is committed to ensure uninterrupted supply of affordable energy to domestic consumers of the country. Now, this is a big assurance for the consumers and adds to the positive sentiments. Yes, that is actually a fact. We have a great energy storage, around 50-60 days storage we have. And if we include the inventories also, refinery inventories, then it becomes at around 74-75 days. That is that is significantly higher than the global average of 50 to 60. Actually, 50 to 60 days is the global average. So we are significantly higher than the global average. So I think there should not be any worry about this tussle on India's energy sector. And secondly, there is a window to purchase more energy from Russia. That is also open. That is an option for us. So I believe there should not be any worry about this thing. And there are some speculative news also. I am not in the favor of those such kind of rumors. But our energy security will remain very strong because we have built this scenario since the last many years with our strong efforts. Okay. Moving on, Cabinet today approved extension of Jal Jeevan Mission up to December 2028. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi today has also approved the revised total capital cost of 3,630.77 crore rupees for the construction of greenfield connectivity to the upcoming Jewar International Airport in Uttar Pradesh. This 31.42 kilometers long project corridor will provide direct and high-speed connectivity from South Delhi, Faridabad and Gurugram to Jewar International Airport. Cabinet Committee on Economic Affairs also gave its nod to development of a 4-lane corridor. The approved corridor will provide connectivity of Ujjain to Timravani interchange at Delhi-Mumbai Expressway.
Cabinet has also approved declaration of Madurai Airport in Tamil Nadu as an international airport. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष दिल्मा रूसफ से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने निजी पूंजी जुटाने के लिए भारत के निजी क्षेत्र एनडीबी के बीच गहन सहयोग पर चर्चा की। साथ ही बैंक विकास करे और प्रतिस्पर्धा में बने रहे, इस बात की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर बहुपक्षीय विकास बैंक न केवल बुनियादी ढांचे बल्कि शहर विकास और नियोजन में भी नवोन्मेषी समाधान प्रदान कर सकते हैं। सुश्री रूसेफ ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक आधारशिला के रूप में देश के विकसित भारत के दृष्टिकोण की सराहना की। Global crude oil prices plummeted today, reversing a part of the surge seen in previous sessions. Brent crude was trading 6.8% lower at $92.24 per barrel, and WTI crude was trading nearly 5.9% down at $89.22 per barrel when reports last came in. Now, how do you view the current pricing of the oil versus what we have seen, Mayhem? I mean, I don't want you to get into that, but surely from 92, where will we go down to? Because now this tussle is expected to settle in the next few days, so that's why the crude is now decelerating to its actual trajectory of somewhere between 80 to 90. But there was significant, or I would say extreme speculation yesterday on the crude oil prices that was a spike of more than 20%. So now that is settling with such kind of positive news that this war is going to settle in the few days. So I believe this will, if the war settles, it will follow its actual trajectory of somewhere between 65 to 75 for its consolidation. शर्मा जी, अनुमान लगाया जा रहा है कि $1 भी अगर दाम बढ़ जाता है तेल पर, तो जो हमारी इंपोर्ट की जो बिलिंग होती है उसमें मतलब कई लाख करोड़ रुपए का जो है हमारे ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। आज क्रूड जो है वो घटा है, तो अब उभरती हुई सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो हमारे अनुमान होते हैं, जो क्रूड को प्रोजेक्ट किया गया $60 से $70 के बीच में प्रोजेक्ट किया गया था कि पर बैरल रहेगा, जो हमारे एक अनुमान होता है जब हम कुछ भी पॉलिसी, लेकिन अभी बढ़ने की वजह से जो एक प्रेशर आना था, जो एक आमतौर पे कहा जाता है कि $1 बढ़ने से $2 बिलियन का हमारे ऊपर प्रेशर आता है। हालांकि वैसे बहुत, मगर फिर भी अदरवाइज बहुत सारे एस्टिमेट हैं ऐसे भी। तो जो एक वो एक स्पेकुलेशन थी या फिर एक जो भय था कि भी इतना अभी हमारा बर्डन बढ़ जाएगा, वो उसमें सबसाइड होता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा जितना जिसकी बात चल रही थी, यानी राहत की सांस। राहत की सांस है। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि अगर ये युद्ध सेटल हो जाता है तो क्रूड के प्राइसेस वहीं पे जाएंगे जहां पे इनकी एक्चुअल ट्रैजेक्टरी है। जो पिछले 20 साल से मैंने देखा कि क्रूड में ऐसी कोई स्पेकुलेशन नहीं हुई है। उसके ऑन एन एवरेज प्राइसेस जो है वो लगभग कोई 65, 70 या $75 के ऊपर एवरेज किए हैं हर एक साल जी। तो ये पिछले 2 दशक का एक एवरेज है जी। Moving on, in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading nearly 0.9% up at 1,62,400 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% higher at 2,75,970 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अप्रैल अनुबंध वाला सोना 0.9% बढ़कर 1,61,724 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मई अनुबंध वाली चांदी 3% बढ़कर 2,75,390 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमारे और राजेश के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्राची, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Before we close the headlines once again, benchmark domestic indices rise nearly 1%, Sensex gains 640 points, Nifty settles above 24,250. Centre invokes Essential Commodities Act to regulate and maintain natural gas supply for priority sectors amid West Asia crisis. And global crude oil prices retreat after massive surge in the previous session. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।